नमस्कार दोस्तों। अनामिक लेखक लिखित बिखरे अल्फाज इन कहानियों की महफिल में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था मेरे दोस्त ऋषभ की लिखी कहानी इत्तेफाक का पहला हिस्सा। अब तक हमने देखा कि कैसे राजीव का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का सफर शुरू हुआ, कैसे उसने ईशा को ट्रेन में पहली बार देखा, कैसे एक दिन ईशा ने राजीव का वॉलेट चोरी होने से बचा लिया और इस वजह से उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। आइए आज सुनते हैं कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, जिसका नाम है इत्तेफाक पार्ट 2। ईशा के पास जिंदगी के बारे में इतनी फिलॉसफी और इतने तजुर्बे थे कि उस उम्र में मैंने शायद ही उसकी तरह समझदार लड़की कभी देखी होगी। ईशा के पापा यहाँ के सबसे बड़े लॉयर थे। उनका नाम हमेशा किसी न किसी अखबार में किसी पेचीदा केस की न्यूज़ों में दिखाई पड़ता था। ईशा ने भी लॉ किया था और ग्रेजुएशन के बाद वो एमबीए करने के लिए लंदन भी जा चुकी थी। उसके पापा की एक ख्वाहिश थी कि लंदन से आने के बाद वो सीधे उनकी लॉ फर्म संभाले, पर ईशा को सजी सजाई पोजीशन नहीं चाहिए थी। उसे उसकी खुद की जगह बनानी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसलिए जब वो लंदन से आई, उसने अपने पापा से बात की। उसने उन्हें समझाया कि वो पहले पूरी सिस्टम को ठीक तरह से समझना चाहती है। इसलिए उसने अपने पापा की लॉ फर्म की डोर नहीं पकड़ी, बल्कि एक दूसरी बड़ी लॉ फर्म में जूनियर पोजीशन पर जॉब करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उसने अपने पापा से किसी भी तरह की मदद लेने से भी मना कर दिया। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि बचपन से लेकर कॉलेज तक जो कंफर्ट में वो जीती आई थी, उस जिंदगी को अब वो तंग आ चुकी थी। उसे हमेशा ही खुद की अलग पहचान चाहिए थी और वही बनाने में जुटी थी। ईशा चाहे कितना भी वक्त मेरे साथ बिता ले, मेरा मन कभी नहीं भरता था। दिन ब दिन एक दूसरे का साथ बढ़ता गया, एक दूसरे को समझने लगे थे, हम खो से गए थे एक दूसरे में। पर मेरे लिए सही वक्त पर संभलना बहुत जरूरी था। ईशा और मैं कितना भी एक दूसरे को क्यों ना जान लें, पर हम दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। वो था हैसियत का। किसी भी तरह से मैं ईशा की जिंदगी में फिट नहीं बैठ सकता था। ये जानकर मैं कई दफा ईशा में खो जाने से खुद को रोकता था। डरपोक तो था ही मैं, पर ईशा कतई वैसी नहीं थी। उसके दिल में जो होता था वो वही बताया करती थी। ईशा हमेशा से ही आम चीजों की दीवानी रही थी। फिर चाहे वो लोकल का सफर हो, या चौपाटी की भेलपूरी, या चौराहे वाले फूलों की दुकान में मिलने वाला गुलाब हो, या फिर मेरे जैसा मामूली लड़का। ईशा से जब मैंने पहली बार बात की थी, उस दिन को लगभग 1 साल पूरा होने वाला था। ईशा को वो तारीख बखूबी याद थी। उस दिन उसने एक सीक्रेट प्लान बनाया, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लगाई। पहले तो मुझे फिल्म दिखाने लेके गई और फिर मुझे खाना खिलाने एक बड़े से होटल में लेके गई। आगे क्या होने वाला था इसका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। खाना खाने के बाद हम टहलने के लिए चौपाटी गए। वो पूनम की रात थी और उस रात चांद कुछ ज्यादा ही चमकीला नजर आ रहा था। चांद की उस सफेद रोशनी के छूने से मानो समुंदर की लहरें भी घने अंधेरे में निखर उठी थी। दिन भर सूरज की किरणों से तपने वाली रेत को रात की ठंडी हवाओं ने पनाह दी थी। उन हवाओं के तेज झोंकों और सागर की लहरों के संगीत में अब वो रेत भी मानो बर्फ जैसी जम गई थी। सब कुछ कितना परफेक्ट था, लेकिन आज एक बात कुछ अजीब थी। पिछले 1 साल से जिसकी कभी बातें खत्म नहीं हुआ करती थी, वही लड़की एकदम शांत नजर आ रही थी। जब से हम चौपाटी आए थे, तब से ईशा ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था।
कुछ देर चलते चलते हम थक गए और वहीं रेत पर अपने जूते उतार कर बैठ गए। अचानक ईशा ने मुझसे एक सवाल पूछा, जिसका सामना करने के लिए मैं डर रहा था। आखिरकार उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करती थी और वो मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं भी उसे चाहता हूँ और जिंदगी भर उसका साथ देने के लिए तैयार हूं या नहीं। ये सुनकर पल भर के लिए तो मेरा दिल खुशी से पागल हो उठा, मगर दूसरे ही पल मेरे दिमाग ने मुझे मेरे और ईशा की हैसियत का जो फासला था वो याद दिला दिया। मुझे पता था अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा तो वो इन सब बातों को मानने वाली नहीं थी। दूसरी ओर मुझ में उसे इनकार करने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए मैंने ईशा से इस बारे में सोचने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और उसने 1 मिनट के लिए भी ना झिझकते हुए मुझे वो मोहलत दे भी दी। ईशा को अंधेरी तक छोड़कर मैं घर लौटा। एक तरह से सोचा जाए तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आपके दिल में अगर किसी इंसान के लिए एक खास तरह की फीलिंग होती है और खास तरह का लगाव होता है और आपको ये पता चले कि वो इंसान भी आपके बारे में वही महसूस करता है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कहीं और नहीं हो सकती। उस रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाया। बस ये सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। एक पल के लिए लगता था कि अगर ईशा को मेरे स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। कल जाके उसे हाँ बोल देता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। पर उससे अगले पल ये ख्याल आता कि शायद मैं उससे हाँ बोलकर उससे उसकी कंफर्ट वाली अच्छी जिंदगी से जुदा ना कर दूं। कहाँ रखता मैं उसे, कहाँ वो महलों में रहने वाली लड़की और कहाँ मेरा ये 1 रूम वाला किराए का फ्लैट। शायद ही मैं उसे वो सब दे पाता जो उसके पापा ने ना मांगते हुए भी उसके सामने रखा था। सुबह तक मैंने मेरा फैसला तय कर लिया था। मैंने तय किया कि मुझे ईशा से जुदा होना पड़ेगा, पर उससे मिलकर ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मुझे ये पता था कि मेरी ना सुनकर वो मुझसे वजह पूछेगी और उसे ये वजह मंजूर नहीं होगी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं ईशा से कभी नहीं मिलूंगा। ये सोचा कि शायद कुछ दिन के लिए उसे ये बात बहुत खटकेगी। वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगी। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे भूल जाएगी। मन ही मन मुझे कोसेगी, मुझे फ्रॉड कहेगी, पर कभी ना कभी तो भुला ही देगी मुझे। ना तो उसे मेरा ऑफिस का एड्रेस पता था और ना ही मेरे घर का। साल भर से बोल रही थी कि एक दिन मेरा घर देखना है, लेकिन कभी उसे लेकर नहीं आया। क्या दिखाता मैं, ये 8 बाय 10 का एक कमरा? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे कभी मेरा घर दिखाया ही नहीं। अगले 2-3 दिन में ऑफिस गया ही नहीं। सत्या को फोन करके मैं बीमार हूँ ऐसा मैनेजर से बोलने के लिए कह दिया। 3 दिन बाद दोपहर के वक्त में ऑफिस गया और मैनेजर साहब से मेरी शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की। जानबूझकर मैंने दोपहर की शिफ्ट मांग ली। मेरी अजीब सी हरकतें देखकर सत्या थोड़ा चकरा गया। उसने मुझे ये सब करने की वजह पूछी तो मैंने उसे उस रात क्या हुआ था वो बताया और मेरी ईशा से ना मिलने की वजह बताई। ये सुनकर सत्या ने मुझे बहुत कोसा, बहुत गालियां दी, मुझे बहुत समझाया भी, लेकिन तब तक मैं अपना मन बना चुका था। उसके अगले दिन से मैं दोपहर वाली शिफ्ट में काम करने लगा। गलती से भी ईशा से मुलाकात ना हो, इसलिए अब मैंने किसी भी लोकल के फर्स्ट क्लास से सफ़र करना छोड़ दिया था।
मेरे लिए ईशा के बिना हर एक दिन बद से बदतर बनता जा रहा था। शुरुआत में मैंने सोचा था कि कुछ दिन तक मैं शायद उसे बहुत मिस करूंगा। वो आदत जो बन गई थी मेरी, और इंसान की कोई भी आदत आसानी से नहीं छूटती। रात रात भर सो नहीं पाता था मैं, ये सोचकर कि न जाने वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। चाहे कितना भी उसे भुलाने की कोशिश करता मैं, पर ईशा से जुड़ी कोई ना कोई चीज मुझे उसकी याद दिला ही देती थी। फिर चाहे वो घर में लगा बड़ा आईना हो, चाहे मेरा वॉलेट हो, या फिर लोकल का वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा जिसे मैंने छोड़ दिया था। इन सबको तकरीबन 2-3 महीने होने के बाद एक दिन जब मैं दोपहर में ऑफिस गया तो बाहर अपनी नई काइनेटिक होंडा के साथ मुझे सत्या दिखाई दिया। सत्या ने नया स्कूटर खरीदा था और आज पहली बार वो स्कूटर लेकर ऑफिस आया था। उस दिन उसने खास छुट्टी ली थी और वो बस मुझे मिलने ऑफिस आया था। जब मैं उससे मिला तो उसने जिद पकड़ ली कि गाड़ी लेकर उसे सिद्धि विनायक मंदिर जाना था और मैं भी उसके साथ चलूं। उस दौरान खुद में इतना खोया रहता था मैं कि किसी भी जगह जाने का मन नहीं करता था मेरा। पर वो दिन सत्या के लिए काफी खास दिन था। मुझे उसे नाराज नहीं करना था, तो मैंने भी छुट्टी लेकर उसके साथ निकलने का फैसला किया। हमने मंदिर जाकर सिद्धि विनायक के दर्शन लिए। सत्या को अपनी गाड़ी की पूजा करवानी थी। मैंने उसे पंडित के साथ भेजा और मंदिर के बाहर वाली बेंच पर बैठ गया। तब भी शायद मैं ईशा के ही बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ओह, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए सिद्धि विनायक आकर मन्नत मांगते हो तुम। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो ईशा बेजान सा चेहरा लिए वहां खड़ी थी। पल भर के लिए तो मैं डर गया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ईशा से फिर से मुलाकात होगी। पर अब उसे सब कुछ बताने में ही भलाई थी। मैं उसके पास गया और अपना सर झुकाकर दबी सी आवाज में उसे बोला, क्या मुझे मेरी बात तुम्हारे सामने रखने का एक मौका मिल सकता है? थोड़ी ऊंची आवाज में वो मुझसे बोली, मैं सुन रही हूं। क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? यहाँ बहुत भीड़ है, मैंने उसे पूछा। उसने बस अपना सर हिलाया। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो कितना नाराज थी मुझसे। मैंने उसे 2 मिनट मांगे और मैं दौड़ते हुए सत्या के पास गया। सत्या को जल्दबाजी में मैंने बताया कि मुझे जाना पड़ेगा। वापस आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और ईशा को लेकर वही चौपाटी की ओर निकल गया जहां हम आखिरी बार मिले थे। वहां पहुंचने तक एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं बोले हम। जब वहां पहुंचे तब मैंने उसे बताना शुरू किया, ईशा, तुम तो जानती हो कि बचपन से एक कार एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। जब मैं 10 साल का था तब से अनाथ आश्रम में पल बढ़ रहा हूँ। अनाथ आश्रम की मेहरबानी से और पार्ट टाइम जॉब से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी पूरी की। उसके बाद जाके मुझे एक अच्छी नौकरी मिली और पहली बार खुद के पैरों पर खड़ा हुआ। ईशा, जैसे तुम्हारे एम्बिशन है करियर को लेकर और जिंदगी को लेकर, ठीक वैसे ही कुछ सपने मेरे भी हैं खुद के लिए। मुझे खुद पर यकीन है कि मैं वो सब पूरा कर पाऊंगा। मुझे भी खुद को कामयाब होते हुए देखना है, बाकी लोगों की तरह सेटल होते देखना है। जब मैं तुम्हें जानने लगा और तुम्हारी बातें सुनने लगा तब मेरा मेरे सपनों को पूरा करने का जुनून और बढ़ गया। मैंने अपने काम में एफर्ट भी दुगना कर दिया। पर सच बताऊं तो मुझे इन सब बातों में यह एहसास हुआ कि चाहे मैं कितनी भी ऊंची छलांग क्यों ना लगा लूं, पर मुझे मेरी कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलने वाली। उसमें समय लगेगा, शायद कई साल लग जाएंगे।
इसी बीच तुमने मुझसे पूछ लिया कि क्या हम साथ जिंदगी बिता सकते हैं कि नहीं। ये सुनते ही मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो गया। शायद मेरा दिल यही तो चाहता था। पर अगले ही पल मुझे याद आया कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी में, हमारी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फासला है। तुम्हें हाँ भी कर देता तो कहाँ रखता मैं? मेरे किराए के 8 बाय 10 के रूम में? क्या मैं तुम्हें वो सब दे पाता जो तुम्हें आज तक तुम्हारे पापा ने दिया है? सच बताऊं तो आज मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं कि कभी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। एक ना एक दिन इस काबिल तो बन ही जाऊंगा मैं। पर उस दिन को आने में अभी बहुत टाइम है, और तब तक मैं तुम्हें मामूली जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाने देना चाहता था। ये बात भी है कि मैं जिस शिद्दत से तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें उतना ही चाहने वाला लड़का शायद कभी नहीं मिले। पर हाँ, ये भी जानता हूँ कि कोई तो मिल ही जाएगा जो तुम्हारे लायक हो और जो तुम्हें खुश रख सके। उस वक्त जितना खुलकर मैं ईशा के सामने बयां हुआ था, उतना पिछले 1 साल में कभी नहीं हो पाया था। बोलते बोलते मेरी आंखों में नमी आ गई थी। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उसने मेरी आंखों में देखा और वो बोली, राजीव, तुम पिछले कितने दिनों से मुझे जानते हो? यही कोई 1 साल से जानते होगे ना? इस 1 साल में शायद तुम मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मैं फिट नहीं बैठ पाऊंगी? मैंने शायद पहले भी तुमसे कहा था, और आज भी यही कहना चाहूंगी, कि मुझे मेरे घर से जो प्रिविलेज आज तक मिलता आया है वो मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। तुम कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, आगे चलकर क्या करोगे, ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो इंसान जिससे मैं प्यार करती हूँ। मुझे ये यकीन है कि आगे के कुछ सालों में तुम कुछ बड़ा करोगे, और अगर नहीं भी करोगे तो भी मुझे कोई गम नहीं है। जब हम दोनों एक साथ होंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तुम अगर मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हें शायद दिखेगा कि मैं कितनी रातों से मैं सो नहीं पाई हूँ। हर रोज ना जाने क्या उल्टे सीधे ख्याल आते थे दिमाग में। कितना ढूंढने की कोशिश की तुम्हें। उम्मीद जरूर थी मुझे कि कभी तो तुम मिलोगे ही। आज जब मंदिर में तुम्हें देखा, तब कहीं मेरी जान में जान आई। राजीव, अगर तुम मुझसे कहते कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं शायद तुमसे जुदा भी हो जाती। पर तुमने जिस वजह के लिए मुझसे जुदा होना चाहा, दरअसल वो मेरे लिए कोई वजह ही नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इस लड़की ने तब भी अपनी बातों में हमेशा की तरह मुझे घेरे में ले लिया था। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अब तुम्हारा ये हाथ हमेशा मेरे हाथों में होगा। पता है क्यों? ताकि पिछली बार की तरह तुम कहीं भाग ना सको। ईशा ने उस दिन मुझसे किया हुआ वादा आज तक नहीं तोड़ा। पिछले 20 साल से मेरा हाथ थाम कर रखा है उसने। उस दिन के बाद बहुत कुछ हुआ। ईशा ने मेरे बारे में अपने घर वालों को बताया। उसके घर में महाभारत हुई। उसके पापा ने मुझे धमकाने की पूरी कोशिश की। फिर हमने उनकी इजाजत के बिना शादी करने का फैसला किया। शादी के कुछ दिनों बाद उनसे अपनी बेटी से जुदा होने का दर्द सहा नहीं गया, और उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। मैंने शादी के कुछ सालों बाद बिजनेस करने का फैसला किया। उसमें भी ईशा ने पूरी तरह मेरा साथ दिया। भगवान की मेहर से मेरा बिजनेस भी चल पड़ा। जब कभी हम दोनों पुरानी बातें ताज़ा करते हैं, तब हमेशा पहली मुलाकात का जिक्र हुआ करता है।
हमारी लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट में हुई उस पहली मुलाकात को ईशा आज भी एक इत्तेफाक मानती है। उसे लगता है कि हमारी मुलाकात महज एक कोइंसिडेंस था। पर मैं ईशा से थोड़ा अलग सोचता हूँ। मेरी पहली जॉब के दौरान मैनेजर साहब को मेरा काम पसंद आना, उनका मुझे बोनस देना, उस बोनस के बदले मेरा वो फर्स्ट क्लास की ट्रेन का पास मांगना, ट्रेन में उस जेब कतरे का मेरा वॉलेट चुराना और ईशा का उस जेब कतरे को गिराना, ये सब बातें इत्तेफाक से तो नहीं हो सकती। ईशा को भले ही ये सब बातें एक इत्तेफाक लगती हों, मगर मैं तो इसे अपनी डेस्टिनी मानता हूँ। पिछले कुछ सालों में मेरा लोकल ट्रेन से आना जाना बहुत कम हो गया है, लेकिन जब भी मैं कभी लोकल ट्रेन से सफ़र करता हूँ तो मेरी नज़रें उस जेब कतरे को स्टेशन पर या फिर ट्रेन में हमेशा ढूंढती रहती हैं, इसी उम्मीद में कि कभी वो मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को मुझसे रूबरू करने के लिए उसका शुक्रिया करता चलूं। तो दोस्तों, ये थी ऋषभ गुलालकरी की लिखी कहानी इत्तेफाक। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अनामिक लेखक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।